अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 39। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। नागन मिट्टी के मटके में बंद थी। वो काले सांप की शक्ल में थी और इसे औरत के रूप में देखने के बाद मुझ पर इस हकीकत का इंकिशाफ हो चुका था कि वो असल में मादा सांप है। मगर 500 बरस तक जिंदा रहने के बाद इसने इतनी ताकत पैदा हो गई थी कि वो औरत की शक्ल में जाहिर हो सकती थी। मैं इस हकीकत से भी बाखबर था कि खुद इस पर मेरे अपनी ताकत का राज भी खुल गया है। यही वजह थी कि काली घाट के नौजवान गोस्वामी को डसने से पहले इसने इंसानी शक्ल में आकर मुझसे फरमाइश की थी कि मैं इसके रास्ते में ना आऊं और गोस्वामी को डसने दूं, क्योंकि गोस्वामी ने इसके नर सांप को हलाक कर दिया था। लेकिन मैंने एक नौजवान की जान बचाना अपना फर्ज समझा और नागन को पकड़कर मटके में बंद कर दिया। मैं इसे साथ लिए उंडुस की तरफ जा रहा था। ख्याल था कि बीच समंदर में नागन वाला मटका गिरा दूंगा। जब मैंने मटका समंदर में गिरा दिया था तो मुझे एक धक्का सा लगा और मैं मटके के साथ भी समंदर में गिर पड़ा। अब नागन वाला मटका मुझसे थोड़ी दूर समंदर की मौजों पर बहा जा रहा था। यह बात मेरे लिए हैरत का बाइस थी कि अचानक मुझे धक्का किसने दिया। क्या यह नागन की खुफिया ताकत का करिश्मा था? बहरहाल मैं समंदर में बहा जा रहा था। जिस बात बने जहाज पर मैं सवार था, इसके अकबी हिस्से में जलती मिशल की रोशनी अब मुझे दूर उफक पर झिलमिलाते सितारों की तरह दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद ये झिलमिलाता सितारा भी गायब हो गया और समंदर पर रात की तारीकी ने अपनी चादर फैला दी। इसके बावजूद मैं कुछ फासले पर नागन वाले मटके को लहरों पर डूबते उभरते देख रहा था। मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। आसमान पर सितारे निकल आए थे। लगता था कि वो भी मेरी बेबसी का तमाशा देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुदरत ने मुझे एक नामालूम मुद्दत के लिए मौत से महफूज कर दिया था। मगर जिस सूरत हाल से मैं इस वक्त दो चार था, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता था। यानी एक बेकरा समंदर, रात की तारीकी है और बड़ी बड़ी समुद्री मौजें मुझे बहाई ले जा रही हैं। कुछ दूर तक मुझे नागन का मटका धुंधला धुंधला सा नजर आता रहा, फिर वो भी मेरी तरह ओझल हो गया। मैं किसी बर्क रफ्तार लहर के इंतजार में था ताकि मुझे साथ बहाती हुई किसी बरआज़म तक पहुंचा दे। कुतबी सितारा निकल आया था। इससे मुझे रास्ते की समत का अंदाजा हो रहा था। मैं शुमाल मगरिब की समझ जा रहा था। समंदर में बहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि एक टीले जितनी बुलंद लहर मुझे उठाकर ऊपर ले जाती और फिर दूसरी लहर के हवाले करके नीचे से निकल जाती। किसी वक्त मुझे एहसास होता कि मैं एक ही जगह पर गर्दिश कर रहा हूँ और किसी बहुत बड़े समुद्री भंवर की गिरफ्त में हूँ। नागन वाला मटका खुदा जाने किधर किधर का किधर निकल गया था। समुद्री पानी के भारी होने की वजह से मेरा सर पानी से बाहर था। समंदर के अंदर भी होता तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। इसी तरह समंदर की मौजों पर बहते बहते सारी रात गुजर गई। मशरिक में सूरज की सुनहरी रोशनी का सैलाब तुलू हुआ। हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। मेरा रुख शुमाल मगरिब की तरफ ही था। सूरज मेरे अक़ब में था। ये बात खुश आयन थी। इस तरह पानी पर बहते बहते मैं उंदुलुस की किसी बंदरगाह तक पहुंच सकता था। जमीन का दूर दूर तक कहीं नामो निशान तक ना था। अचानक मेरे पाँव के नीचे अंदर किसी शय से टकराए। पहले मैं समझा कि शायद समंदर के नीचे कोई चट्टान है। मैंने पाँव लटका दिए। ये जगह सख्त नहीं थी। फिर किसी ने मुझे ऊपर उठा दिया। अब जो देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी व्हेल मछली पहाड़ की ऐसी कमर पर सवार हूँ। मैं बैठ गया। व्हेल मछली देव पैकर थी। शायद इसे भी अपने ऊपर किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास हो गया था। इसने समंदर में डूबना उभरना शुरू कर दिया। मैं इसके जिस्म के साथ चिमट गया। मैं इसी तरह व्हेल मछली पर सवार होकर समंदर का सफर तेजी से तय करना चाहता था। देव पैकर व्हेल मछली का रुख थोड़ा सा जुनूब मगरिब की तरफ हो गया था। व्हेल मछली मुझे अपनी कमर से गिराना चाहती थी। वो बार बार समंदर में गोता लगा जाती और जब सतह पर उबरती तो जोर से जिस्म को झटका देती। मैं इसकी कमर से चिमटा रहा। वही मछली बड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। मेरा ये खतरनाक समुद्री सफर कोई एक पहर तक जारी रहा। फिर व्हेल मछली मेरे नीचे से निकलकर समंदर में डूबती उभरती गायब हो गई। मैं एक बार फिर लहरों के रहम करम पर था। दिन गुजर गया। एक बार फिर रात आ गई। समंदर को अंधेरों ने अपनी आगोश में ले लिया। रात गुजर गई। तीसरा दिन और तीसरी रात भी इसी तरह समंदर में बहते बहते गुजर गई। मुझे समंदर में बहते 14 दिन था। दूसरे पहर का वक्त होगा कि मुझे पहली बार समंदर में एक टहनी तैरती नजर आई। ये नारियल की टहनी थी। इस बात का सबूत थी कि कोई जजीरा करीब है। कुछ नारियल भी तैरते मेरी तरफ आ गए। मेरी निगाहें दूर उफक पर जमी थी। तीसरे पहर दूर एक स्याह धब्बा सा दिखाई दिया जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। समुद्री लहरों का रुख इसी स्याह धब्बे की तरफ था जो यकीनन कोई जजीरा था। सूरज मगरबी उफक की जानिब झुक रहा था कि समंदर की लहरों ने मुझे एक जजीरे की साहली रेत पर ला फेंका। साहिल पर डूबते सूरज की सुनहरी धूप फैली हुई थी। ये एक वीरान उजाड़ जजीरा था। साहिल से कोई 50 कदमों के फासले पर नारियल और अजीब अजीब किस्म के बुलंदो वाला गुंजान दरख्तों के झुंड झुंड थे। मैं कुछ देर तुम्हें साली रेत पर चित लेटा रहा, फिर उठा और दरख्तों की तरफ आ गया।
जजीरे में कहीं कोई आबादी नहीं थी, सारा जजीरा वीरान पड़ा था। घने दरख्तों पर कुछ परिंदे बोल रहे थे। जुनूब की तरफ साहिल समंदर पर दो छोटी छोटी भूरी चट्टानें बाहर पानी से निकली हुई थी। रेत पर किसी जानवर के पांव के निशान नहीं थे। रात को सर्दी हो गई, जजीरे पर मौत का सन्नाटा छा गया। कुछ देर तो मैं समुद्री चट्टानों के पहलू में रेत पर बैठा रहा, फिर जंगल में आकर एक गुंजान दरख्त के नीचे इसके तने से टेक लगाकर नींदराज हो गया और सोचने लगा कि ये कौन सा जजीरा है, समंदर में किसी मुकाम पर वाक़ और यहाँ कौन सा मुल्क करीब होगा और यहाँ से मैं किस तरह निकल सकूंगा। रात गहरी होती चली गई, सारे का सारा जजीरा सकूत की गहराइयों में डूब गया। कोई हल्की सी आवाज़ भी किसी तरफ से उभरती सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी कि मुझे अपनी बाईं जानिब हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने अंधेरे में आंखें खोलकर देखा तो शशता रह गया। एक झाड़ी की शाख सांप की तरह रेंगती हुई मेरी जानिब बढ़ रही थी। पहले तो मैं इसे सांप ख्याल किया, लेकिन इस पर कांटे और छोटे छोटे पत्ते थे। ये आदमखोर झाड़ी की शाख थी। मैंने पीछे हटकर अपना हाथ शाख की तरफ किया तो शाख किसी सांप की तरह मेरी कलाई से लिपट गई। मैंने इसे तोड़कर फेंका तो मुझे लगा जैसे आदमखोर झाड़ी ने एक तकलीफ से आ भरी हो। मैं वहां से उठकर एक दूसरे दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। अब झाड़ी की दूसरी शाख ने अंधेरे में मेरी तरफ रेंगना शुरू कर दिया। इस आदमखोर झाड़ी को मेरी बू आ रही थी। मैं दरख्तों के इस जखीरे से निकलकर साहिल की तरफ बढ़ने लगा। दरख्तों की शाखें मेरे चेहरे को छू रही थी। मैं इन्हें हाथों से हटाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अभी मैं साहिल से दूर था, लेकिन दरख्तों के तनों के बीच मुझे नीली रात की फीकी रोशनी में समंदर की एक धुंधली सी झलक दिखाई दी। मैं दरख्तों के जंगल से निकलकर खुले साहिल पर आया तो एकदम से वहीं रुक गया। साहिल पर एक छोटी सी कश्ती खड़ी थी। मैं हैरान हुआ कि इस वीरान जजीरे पर आधी रात को कौन आया है। मैं पीछे की तरफ से चलकर कश्ती के पास आ गया। कश्ती में चप्पू पड़े थे। कश्ती तने को खोखला करके बनाई गई थी। साहिल की गीली रेत पर इंसानी कदमों के निशान भी थे जो जुनूब की समंद भूरी चट्टानों की तरफ जा रहे थे। मैंने झुककर देखा, रेत पर 4-5 इंसानी कदमों के निशान थे जो एक दूसरे में गुड़गुड़ हो रहे थे। मैंने निगाहें उठाकर दूर भूरी चट्टानों की तरफ देखा। वहां मुझे चट्टान के अक्ष में रोशनी की एक झलक नजर आई। मालूम होता था कि किसी ने जलती हुई मशल उठा रखी है। मैं कदमों के निशान से थोड़ा परे हटकर चट्टान की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो इंसानी आवाजें सुनाई दी। मैं चट्टान की ओट में आ गया और उभरे हुए पत्थरों को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चट्टान पर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर मैंने चट्टान पर औंधे मुंह लेट गया और थोड़ा सा खिसक कर नीचे देखा। क्या देखता हूँ, एक 15 साल लड़की की मुश्कें कसकर जमीन पर लिटा रखा है और 2 जंगली आदमी इस पर सूखी शाखें और घास डाल रहे हैं। एक जंगली हाथ में मछली लिए करीब खड़ा है। एक जंगली हाथ में भाला लिए लड़के के सर की तरफ आया। इसने हाथ का इशारा किया और मच्छरबरदार जंगली ने दरख्तों की शाख और घास को आग लगा दी। इसके साथ ही लड़के की चीख बुलंद हुई। ये लोग इस लड़के को जिंदा नजर आतिश कर रहे थे। मैंने कुछ सोचे समझे बगैर चट्टान के ऊपर से छलांग लगा दी। मैं एक जंगली के ऐन ऊपर गिरा। बाकी जंगली हैरत से मुझे तकने लगे कि ये आसमानी बला कहाँ से नाजिल हो गई। मैं पाँव की मदद से जलती हुई शाखें और घास इधर उधर करने लगा। जंगलियों ने मुझ पर हल्ला बोल दिया और तीर सन की आवाज के साथ सीधे मेरे पेट और गर्दन पर आ लगे। मेरे बजाय कि दूसरा इंसान होता तो इन तीरों ने इसका काम तमाम कर दिया होता, लेकिन तीर मेरे जिस्म से टकराने के बाद नीचे गिर पड़े। तीरों की दूसरी बौछार आई। जिस जंगली पर मैं गिरा था वो भाला लेकर मेरी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि मेरी तरफ हमला करता, बाईं जानिब से एक भाला मेरी कमर के साथ जोर से टकराकर उचटता हुआ परे जा गिरा। जंगली शशतर थे कि मुझ पर तीरों और भालों का असर क्यों नहीं हो रहा। मैंने हलक से एक चीखनुमा आवाज निकाली। जमीन से भाला उठाकर मच्छरबरदार जंगली की तरफ लपका। वो उछल भाग खड़ा हुआ। इसे भागता देखकर दूसरे जंगली भी इसके पीछे दौड़ पड़े। मैंने जल्दी जलती शाखों को पांव से बुझाने लगा। मुझे ख्याल है कि मुझे सबसे पहले साहिल पर खड़ी कश्ती पर कब्जा करना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जंगली बड़ी तेजी से भागते हुए कश्ती में सवार हो गए और कश्ती को साहिल से दूर ले जा रहे थे। मैंने बंधे हुए लड़के की रस्सियां खोल दी। ये एक नौजवान लड़का था जिसके जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट था। लंबे बाल बिखरे हुए थे। जिस्म पर नीले रंग का कोई रोगन वाला था जो सितारों की रोशनी में चमक रहा था। लड़का फटी फटी मगर शुक्रगुजार नजरों से मुझे देख रहा था। मैं भी इसे तक रहा था। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि इसके साथ किस जुबान में बात करूं। इस ख्याल से हो सकता है यह जजीरा उंदरुस के करीब हो। मैंने इससे कदीम उंदरुसी जुबान में पूछा कि वो कौन है और ये लोग इसे जिंदा नजर आतिश करने को यहाँ क्यों लाए थे। लड़के के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने अपनी जुबान में बताया कि वो मलाकी कबीले के सरदार का बेटा राजिस है। ये दुश्मन कबीले के लोग थे जिसके बाप से बदला लेने के लिए इसे जिंदा जलाने के लिए अगवा करके इस जजीरे पर लाए थे। सांचू, अगर तुम ना आते तो मैं आग में जिंदा जल गया होता। तुम कोई देवता हो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम पर तीरों की बारिश और भालों का कोई असर नहीं हुआ। तुम जरूर इस जजीरे की रूह हो। मैंने इसे बताया कि ना तो मैं देवता हूँ और ना ही इस जजीरे के रूह हूँ, बल्कि एक मुसाफिर हूँ। उधर जा रहा हूँ। जहाज से समंदर में गिर पड़ा और इस जजीरे पर पहुंच गया, लेकिन इसे मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा था। मुझे यकीन दिलाने की जरूरत भी नहीं थी।
मैंने इससे पूछा कि हम इस वीरान जजीरे से किस तरह निकल सकते हैं। वो बोला, मेरे बाप के आदमी मेरी तलाश में होंगे, वो 2-1 रोज में यहाँ भी मुझे तलाश करने पहुंच जाएंगे। अगर वो ना आए तो मेरा बेटा लाची आ जाएगा। तुम्हारा बेटा? मैंने ताज्जुब से पूछा। क्या इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारा बेटा भी है? वो हंसा, कहने लगा, मैं लाची को अपना बेटा ही कहता हूँ, वो सफ़ेद उकाब है, मैंने इसे पाला है, वो मेरी तलाश में इस जजीरे पर जरूर आएगा, इसे मेरी खुशबू आ जाती है। मैंने कोई जवाब न दिया, लेकिन दिल में ये उम्मीद जरूर पैदा हो गई कि इस नौजवान लड़के का बाप कबीले का सरदार है और वो अपने बेटे का खोज लगाने अपने आदमी को इधर उधर जरूर भेजेगा। राजेश की जुबानी ये भी मालूम हुआ कि इनका जजीरा वहां से कश्ती में 1 दिन के फासले पर है। रात हमने वही चट्टान के पास गुजारी। सुबह तो हम जंगल में चले गए। राजेश दरख्तों झाड़ों से खूब वाकिफ था। वो हिरन की तरह जंगल में कलीलें भरता हुआ फिरता था। वो कहीं से एक बड़े चकूतरे जितना जंगली फल तोड़कर ले आया। ये बड़ा मीठा और रसदार था। मैंने भी इसके साथ फल खाया, नारियल तोड़कर इसका मीठा पानी पिया। मैं इस पर अपनी जिंदगी का राज जाहिर नहीं करना चाहता था। वो सच मुझे देवता समझने लगा था और पहले मुझे फल खाने को देता, फिर खुद खाता था। दोपहर के वक्त अचानक इसके कान खड़े हो गए। हम साहली दरख्तों में घूम रहे थे। इसका चेहरा खुशी से चमक उठा। बोला, सांचू, मेरा बेटा आ गया है। और वो दरख्तों से भागते समुद्र के साहिल पर चला गया। मैं भी इसके पीछे पीछे चला गया। वो चट्टान के करीब खड़ा था, चेहरा आसमान की तरफ उठा था और मुंह से सीटी की आवाज़ निकाल रहा था। मैंने देखा कि आसमान की वसतों को चीरता हुआ एक सफेद उकाब नमदार हुआ और इस नौजवान के कंधे पर आकर बैठ गया। राजेश दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया था। इसने बड़े फख्र से सफेद उकाब की तरफ इशारा करके कहा, सांचू, मैंने कहा था कि लाची को मेरी खुशबू आ जाती है, मेरा लाची आ गया। सफेद उकाब दरमियाने साइज का था, मगर इसकी आंखें अकीक की तरह सुर्ख थी। नौजवान राजेश ने इस वक्त अपने बालों की एक लट पत्थर मारकर काटी, इसे सफेद उकाब की गर्दन में लपेट कर बांधी और फजा में उड़ा दिया। सफेद उकाब उडारी मारकर बुलंद हो गया। समंदर के ऊपर जाकर इसने एक तरफ उड़ना शुरू कर दिया। राजेश इसे इश्तियाक भरी नजरों से तक रहा था, कहने लगा, सांचू, सुबह तक मेरा बाप यहाँ पहुंच जाएगा। और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था कि साहिल समंदर पर लोगों का शोर बुलंद हुआ। राजेश एक दरख्त पर चढ़कर सो रहा था। मैंने दरख्तों के झुंड से निकलकर देखा। साहिल पर 6-7 कश्तियां खड़ी थी और कुछ जंगली लोग चले आ रहे थे। इनके आगे आगे एक तनुमंद, ऊंचा, लंबा, भारी भरकम जंगली था, जिसके हाथ में तलवार थी। पहले तो मैं समझा कि कहीं किसी जजीरे से आदमखोर ना आ गए हों। मैंने वापस जाकर राजेश को जगह बताया कि कुछ लोग कश्ती में आए हैं। इतने में इन जंगली आदमियों की आवाज़ें आई। वो खास अंदाज में नारे लगा रहे थे। राजेश ने खुशी से उछलकर वैसा ही एक नारा लगाया और साहल की तरफ दौड़ा। मैं इसके पीछे पीछे तो अपने बेटे को जिंदा सलामत देखकर सरदार से गले से लगाया, फिर तलवार घुमाकर दूसरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। राजेश ने इसका हाथ थाम लिया और चिल्लाया, सांचू, ये देवता है, इसने दुश्मनों से मेरी जान बचाई है। इतना सुनना था कि सारे के सारे जंगली सरदार के साथ ही मेरे आगे सजदा रेज हो गए। उन्होंने मुझे कांधे पर उठाकर कश्ती में सवार कराया और अपने जजीरे की तरफ चल पड़े। ये नया जजीरा वहां से काफी दूर था। शाम के वक्त हम वहां पहुंचे। जंगली लोगों की झोपड़ियां दरख्तों में दूर तक फैलते चले गए थे। इनकी औरतें तालियां बजा बजाकर खैर मकदमी गीत गा रही थी। मेरी बड़ी आवभगत की गई। राजेश के सरदार बाप ने तो बाकायदा मेरी पूजा शुरू कर दी थी और वो सुबह मेरे आगे नारियल और फूल रखता, अपनी जुबान में देव मालाई गीत गाता। दूसरे जंगली भी इसके साथ शामिल हो जाते। मैं वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन सरदार की जुबानी मालूम हो कि उंदुलुस की बंदरगाह जबलुत तारिक वहां से 3 दिन की समुद्री मुसाफत पर है और कोई कश्ती इतना तवील सफर तय नहीं कर सकती, क्योंकि आगे समुद्र में तेज रफ्तार मौजें बहती हैं। वहां तक सिर्फ जहाज ही चला जा सकता है, लेकिन ये जजीरा तजारती और मुसाफिर जहाज़ों के रास्ते से काफ़ी हटकर वाक़ था। इधर कभी कोई जहाज़ नहीं आता। सरदार बोला, कभी साल में ऐसा होता है कि समुद्री डाकुओं का कोई जहाज़ फल और पानी की तलाश में इधर आ निकलता है। हम जंगल के अंदर जाकर खुफिया ठिकानों में छुप जाते हैं, क्योंकि समुद्री डाकू किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। वो औरतों को पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन सांचू, तुम जजीरे की रूह हो, तुम उड़कर क्यों नहीं चले जाते? मैं खामोश रहा, सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या किसी बहरी डाकू के जहाज़ का इंतजार करना होगा, खा वो जहाज़ कोई मुसाफिर बरदार हो या बहरी कजाकों का हो। राजेश और इसका बाप सुबह शाम मेरी खिदमत में लगे रहते। मैं इनके लिए देवता था। किसी वक्त इनके चेहरों से इस अमर पर हैरत का इजहार जरूर होता कि मैं देवता होकर इतना बेबस क्यों होता हूँ कि किसी बहरी जहाज़ के इंतजार में वहाँ पड़ा हूँ। उन्होंने कबीले की एक लड़की से मेरी शादी भी कर दी, मगर मैंने इसे बीवी के तौर पर कबूल न किया और अलग झोपड़ी में डेरा लगाए रहा। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर मैं वहाँ कब तक पड़ा रह सकता था? मुझे वहाँ से निकलने और उंदुलुस पहुँचने की कोई न कोई तरकीब जरूर करनी चाहिए। मैं इसी सोच में था कि एक रोज़ दूर से किसी बहरी जहाज़ जजीरे की तरफ आता दिखाई दिया। जजीरे के लोग टीले पर चढ़कर जहाज़ का जायजा लेने लगे। राजेश, इसका सरदार बाप भी इन लोगों में था।
एकदम से उनमें अफरा तफरी मच गई। वो शोर मचाते, एक दूसरे को पुकारते, खबरदार करते अपने झोंपड़ों की तरफ भागे। राजस और उसका सरदार बाप भी सख्त घबराहट में था। सब लोग झोंपड़ों में से अपने बाल बच्चों, औरतों को निकालकर जंगल की तरफ भागने लगे। राजस के बाप ने भी अपनी बीवी और बच्चों को राजस के साथ जंगल की तरफ दौड़ा दिया और मेरे पास आकर बोला, सांचू तुम देवता हो, हमारी मदद क्यों नहीं करते? ये जहाज बहरी कज़ाकों का जहाज है, वो लोग जजीरे में पहुंचकर तबाही मचा देंगे। मैंने कहा, तुम लोग डाकुओं का मुकाबला क्यों नहीं करते? सरदार बोला, ये हमारे बस की बात नहीं। बहरी डाकू को तुम नहीं जानते सांचू, वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम देवता की ताकत नहीं रखते तो हमारे साथ भाग चलो। जंगल में हमने खुफिया तय खाना बना रखा है, अपनी बीवी को लेकर आ जाओ हमारे साथ। सरदार इतना कहकर घने दरख्तों की तरफ दौड़ने लगा। मेरी बीवी पहले मुझे छोड़कर अपने भाई बंधुओं के साथ जा चुकी थी। देखते ही देखते मैं वहां अकेला रह गया। जो एक लम्हे पहले इंसानी आवाज़ों और बच्चों की कलकारियों से गूंज रही थी, अब वीरान पड़ी थी। लगता था कि वहां कोई आबाद था ही नहीं। मैंने टीले पर चढ़कर देखा। जहाज साहिल के करीब समंदर में आकर लंगरअंदाज हो चुका था और उसमें से 2 कश्तियां समंदर में उतारी जा रही थी। जहाज के मस्तूल पर बहरी डाकुओं का मशहूर खोपड़ी की हड्डी वाला झंडा तेज हवा में फड़फड़ा रहा था। बहरी कज़ाक किसी जहाज पर हमला करते वक्त या किसी जजीरे पर उतरते वक्त ये झंडा लहरा दिया करते थे। खुदा जाने जजीरे के लोग जमीन के अंदर किन तहखानों में जाकर छुप गए थे कि सारे जजीरे पर मौज सा सन्नाटा छा गया था। बहरी कज़ाकों को जजीरे की तरफ बढ़ते देखकर दरख्तों के परिंदे भी चुप हो गए थे। मैं टीले पर जंगली गुल मोहर की झाड़ों की ओट में खड़ा दोनों कश्तियों को साहिल की तरफ आते देख रहा था। मौसम साफ था, धूप निकली हुई थी। कज़ाकों के सरों पर नीले और सूख रुमाल बंधे हुए थे और इनके कानों की बारियां धूप में चमक रही थी। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इन कज़ाकों से लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता था, फिर भी एक हकीकत थी कि मुझे इन डाकू ही के जहाज में बैठकर इस जजीरे से निजात हासिल करनी थी। जहाज के अर्शे पर भी कुछ डाकू खड़े अपने साथियों को जाता देख रहे थे। बहरी कज़ाकों की कश्तियां साहिल पर आकर रुक गईं। कज़ाक तलवारें लहराते, वहशतंगेज़ नारे लगाते झोंपड़ों की तरफ दौड़े थे। ऐसा लग रहा था कि इन्हें झोंपड़ों के खाली होने पर कोई हैरानी नहीं हुई। शायद वो इसके आदी थे। उन्होंने झोंपड़ों में से अनाज, फल और पानी के मटके निकालकर दरख्तों के दरमियान एक जगह जमा कर लिए। आग का अलाव रोशन कर दिया और 4 जंगली जानवर पकड़कर इनकी गर्दनें उड़ाई और खाल समेत इन्हें आग पर रखकर भूनना शुरू कर दिया। इन कज़ाकों में इनका सरदार भी था, जो आग के करीब आलती पालती मारे बैठा मशरूब पी रहा था और कहके लगा रहा था। मैं टीले पर जिस मुकाम पर छुपा था वहां से मुझे नीचे का सारा मंजर नजर आ रहा था। दरख्तों में से अलाव का धुआं निकलता देखकर जहाज में मौजूद बाकी कज़ाकों ने भी कश्तियां समंदर में उतार दी और साहिल की तरफ बढ़ने लगे। ये भी अपने दूसरे साथी कज़ाकों के साथ आकर मिल गए और नाव नोश और हाऊ में मशगूल हो गए। मैं खामोश तमाशा ही बना ये सब कुछ देख रहा था। उस वक्त तक मेरे ज़हन में इस बारे में कोई फैसला नहीं किया था कि मैं जजीरे से क्यों कर फरार हो सकूंगा। मैं टीले की दूसरी तरफ से जाकर कज़ाकों की किसी एक खाली कश्ती को लेकर समंदर में निकल पड़ा था। जैसा कि मुझे नौजवान राजस ने खबरदार किया था, बहरा रूम और बहरे ओकेनूस के इत्तिसाली समंदरों की तेज रफ्तार मौजों का एक छोटी कश्ती मुकाबला नहीं कर सकती और वो अजीम समुद्री भंवरों में भटक भी सकती है। मैं चुपचाप झाड़ू की ओर में बैठा रहा। मुझे इस हकीकत का भी एहसास था कि इस जजीरे से फरार होने का शायद ये मेरा आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद एक लंबे अरसे तक किसी बहरी कज़ाकों के जहाज के वहां पहुंचने की तोक़ो ना थी। दिन ढल रहा था, सूरज मगरिब की तरफ समंदर पर झुकता चला जा रहा था। दरख्तों के नीचे जहां कज़ाक बैठे थे दिन की रोशनी कम हो रही थी। मेरे इर्द गिर्द किस्म किस्म की जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी। उनमें से एक झाड़ी के पत्ते देखकर मुझे कुछ शनासाई दिखाई दिए। इस किस्म की झाड़ियाँ मैंने ज़ेरी मिस्र के इलाके में सैलाब के दिनों में उगी हुई देखी थी। मैंने झाड़ी के एक पत्ते को तोड़कर गौर से देखा। यह भी बूटी थी। मुझे याद आ गया, मेरा बाप दर्द से तड़पते बाद मरीजों को बेहोश करने के बाद इस बूटी के पत्तों का अरक निकालकर इसे पानी में मिला दिया करता था। इस बूटी के अरक के पीने से मरीज कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता था। मैंने इस बूटी को पहचान लिया था। इसके साथ साथ मेरे ज़हन में एक तरकीब भी आ गई। इस बूटी की शाखों में छोटे छोटे गोल फूल लगे हुए थे जो निस्वारी बादाम के बीजों से भरे हुए थे, मगर मुझे इन बीजों की ज़रूरत नहीं थी। मैंने बूटी के सब्ज़ पत्तों को तोड़कर अपने पास जमा किया, इन्हें दोनों हाथों से मसल कर नरम किया। उनमें से एक हरे रंग का अरक टपकने लगा। अब मैं खामोशी से छुपकर रात का अंधेरा फैलने का इंतजार करने लगा। बहरी डाकू का अंदाज बता रहा था कि वो इसी जजीरे पर रात बसर करने का इरादा रखते हैं। जजीरे पर सूरज ग्रूब होते अंधेरे ने पड़ना शुरू कर दिया था। कबीले वालों को तकरीबन सारे जानवर भूनकर बहरी कज़ाक हड़प कर चुके थे और अब एक दूसरे का हाथ थामे बेहंगम रक्स कर रहे थे। अलाव की रोशनी थी। जहां उन्होंने पानी और मशरूब से भरे हुए 2 बड़े मटके रखे थे, वहां झोपड़ी की दीवार का साया पड़ रहा था। मुझे इसी जगह पहुंचना था। जब अंधेरा ज्यादा गहरा हो गया तो मैंने बूटी के कुचले हुए सब्ज पत्ते चादर में लपेटे और घनी झाड़ियों की ओट में टीले से नीचे उतरने लगा। रात की तारीकी मेरी मदद कर रही थी। वैसे भी जजीरे का एक चक्कर काट कर अंधेरे में झोपड़ों के अकब में आया।
मैं फूंक फूंक कर कदम रखता इसी खास झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था जहाँ खपरेल की दीवारों की ओट में मशरूब और पानी के दोनों बड़े मटके रखे थे। बहरी कज़ाकों के कहकों उन ऊंची आवाज़ में बातें करने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। ये डाकू पुर्तगाली जुबान में बातें कर रहे थे। जब मुझे दरख्तों के बीच में से अलाव की रोशनी दिखाई दी तो मैंने घास पर औंधे मुंह लेटकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से इस तरह कोई आदमी नहीं था। मैं रींग रींग कर मशरूब के मटके के पास पहुंच गया। चंद कदम के फासले पर दो डाकू मेरे से पीठ के घास पर लेटे लकड़ी के प्याले सामने रखे बातें कर रहे थे। दोनों मटकों के ढकने गायब थे। बड़ा सुनहरी मौका था। मैंने लेटे लेटे झोली में से कुचली हुई बूटी के सब्ज पत्ते निकाले और बारी बारी दोनों मटकों में डाल दिए। इस काम से फारिग होते तेजी से घुमा और कोने के बल पीछे दरख्तों और घनी ऊंची घास की तरफ वींगने लगा। एक लंबा चक्कर काट कर मैं दोबारा इसी टीले पर आकर झाड़ू में छुपकर बैठ गया। मेरी नजरें नीचे बहरी कज़ाकों को देख रही थी जो मदहोशी के आलम में रक्स कर रहे थे। फिर उनमें से एक कज़ाक उठा और मटके के पास जाकर लकड़ी का जग मशरूब से भरकर ले आया। मैं यही चाहता था। इसने कज़ाकों के पहले दोबारा भर दिए। आधी रात तक ये लोग मटके में से मशरूब भर भर कर लाते और पीते रहे। मुझे खूब मालूम था कि जंगली बूटी कभी धोखा नहीं देगी और वो अपना असर जरूर देगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। आधे घंटे बाद बहरी कज़ाकों का शोर मथम पड़ गया। मैं देख रहा था कि अलाव के जो डाकू लेटा है वो दोबारा नहीं उठ रहा और जो बैठा है वो लेट गया है। रात का आखिरी पहर गुजर रहा था कि जजीरे पर गहरी खामोशी छा गई। सारे के सारे बहरी कज़ाक समेत डाकू जमीन पर जगह जगह बेहोश पड़े थे। मैं टीले से उतरकर इनके करीब आया। वो सब बेहोश हो चुके थे। मैं साहिल पर आ गया। यह इन कज़ाकों की दो कश्तियाँ खाली पड़ी थी। मुझे मालूम था कि ये लोग सुबह होने तक बेहोश रहेंगे। मैं एक कश्ती में बैठा और इसे लेकर जहाज़ की समझ चल दिया। बहरी कज़ाकों का जहाज़ वहाँ से 1.5 फरलांग के फासले पर समंदर में खामोश खड़ा था। जहाज़ के बाद में लिपटे हुए थे। अगरचे सारे बहरी कज़ाक जजीरे पर आ गए थे, फिर भी इस बात का अंदेशा था कि जहाज़ पर 2-3 कज़ाक सिर्फ पहरा दे रहे होंगे। मुझे इनसे चौकस रहने की ज़रूरत थी। मैं समंदर में इसी तरह चप्पू चला रहा था कि इसकी आवाज़ पैदा नहीं हो रही थी। जहाज़ के इस हिस्से की जानिब जिधर अंधेरा था मैं कश्ती को लेकर आगे बढ़ा। अब मैंने चप्पू कश्ती में रख दिए और हाथ की मदद से कश्ती को जहाज़ के पहलू में ले आया। यह जहाज़ ज़्यादा बड़ा नहीं था। बहरी डाकू ज़्यादा बड़ा जहाज़ नहीं रखा करते। इनके जहाज़ छोटे और हल्के फुल्के होते और दुश्मन के भारी भरकम जहाज़ को बड़ी फुर्ती से हरकत करके तबाह कर दिया करते थे। जहाज़ की दीवार के अनवस्त में 2-3 मोटे रस्से लटक रहे थे। मैंने एक रस्से को आहिस्ता से थाम कर खींचा। मेरी कश्ती जहाज़ की दीवार से लग गई। मैं रस्से की मदद से जहाज़ के अर्शे की जानिब चढ़ने लगा। मैंने जंगले में से सर निकालकर जहाज़ के अर्शे पर एक निगाह डाली। जहाज़ का अर्शा बिल्कुल खाली था। कुछ लकड़ी के ड्रम और मोटे रस्सों के गुच्छे वस में पड़े थे और चरखी से बादबान की रस्सी लिपटी हुई थी। यहाँ कोई ना कोई पहरेदार जरूर था, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं खामोशी से जहाज़ के अर्शे पर चढ़ाया। चंद सेकंड तक मैं वहीं जंगले पर अर्शे के तख्ते पर लेटा हालात का जायजा लेता रहा। रात खामोश और सुनसान थी। आसमान पर चांद नहीं था मगर सितारे खूब चमक रहे थे, जिनकी धुंधली फीकी फीकी रोशनी का गुबार सा चारों तरफ फैला हुआ था। जहाज़ लंगर अंदाज था मगर समंदर की धीमी धीमी मौजों में वो आहिस्ता आहिस्ता डोल रहा था। शुरू रात में हवा बंद थी, लेकिन जो जो रात ढल रही थी हवा का चलते रहना बहुत ज़रूरी था। दूसरी सूरत में मेरी स्कीम धरी की धरी रह जाती। चल मैं अरशे के तख्ते पर बेहिस हरकत पड़े रहने के बाद मैंने महसूस किया कि चौकीदार अगर कोई है तो अरशे पर नहीं बल्कि जहाज़ के अंदर किसी जगह होगा। मैं आहिस्ता से उठा और झुककर चलता लकड़ी के उस मेहराबी दरवाजे तक आया जो अंदर से बंद था। मैं जानता था कि यहाँ से एक सीढ़ी नीचे जाती है। इस किस्म के सैकड़ों जहाज़ों में सफ़र कर चुका था। उस जमाने में सभी जहाज़ एक से हुआ करते थे। मैं दरवाजे के एक पट को आहिस्ता से धकेला। वो एक हल्की चरचराहट के साथ खुल गया। रात के सन्नाटे में दरवाजे की चरचराहट काफ़ी परेशान कुन थी। मैं एक पल के लिए एक बार फिर साकित हो गया। मैंने सर अंदर डालकर देखा। लकड़ी की छोटी सी सीढ़ी नीचे जा रही थी। नीचे किसी चिराग की धीमी सी रोशनी पड़ रही थी। मैं सांप की तरह रिंग के दरवाजे के अधखुले फट में दूसरी तरफ चला गया और उल्टे रुख सीढ़ियाँ उतरने लगा। 6-7 सीढ़ियाँ थी। आगे सर निकाल कर देखा छोटी सी तंग राहदारी थी जिसकी छत पर एक जगह शमादान में चिराग रोशन था। राहदारी बिल्कुल खाली थी। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और हमतन गोश हो गया। मुझे आहट से सुनाई दी, फिर जैसे कि दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा बंद हो गया। मैं अंधेरे में पीछे हट गया और सांस रोक ली। कोई भारी भरकम कदम उठाता राहदारी में मेरी जेब चला रहा था। मैं अंधेरे में था मगर करीब से मुझे बड़ी आसानी के साथ देखा जा सकता था। मैं चौकस हो गया। अचानक एक बहरी कज़ाक जिसके कानों में तांबे की बालियां थी, सर पर रुमाल बंधा था, कमर में खंजर लटकाए, हाथ में बाल्टी ले मेरे सामने आ गया। इस मुझे देखते ही एक चीख मारी और खंजर निकालकर मुझ पर झपटा। मैं गाफिल नहीं था। इसके हमले का इंतजार कर रहा था। इसका खंजर वाला उठाई था कि मैंने इसकी गर्दन दबोच ली। इसका खंजर का भरपूर बार मेरी गर्दन में पड़ा और खंजर मेरी गर्दन से चटकराकर चिट गया। इससे पहले कि बहरी कज़ाक दूसरी आवाज़ निकालता इसकी आंखें बाहर को बलाई। मैंने इसके सर पर मुक्का मारा और वो राहदारी के फर्श पर गिर पड़ा और मुझे ऐसा लगा जैसे इसकी गर्दन अंदर को धंस गई है।
वो बेहोश हो चुका था या मर चुका था। मैंने इसके सर से रुमाल उतारकर इसके दोनों बाजू को पीछे करके बांधा और अदारे से गुजरकर आगे आ गया। वह एक छोटा सा केबिन था जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से रोशनी की एक लकीर सी बाहर आ रही थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आतून की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।